बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। आज हम ई कॉमर्स के लेक्चर में पढ़ेंगे कि साइबर लॉज क्या होते हैं और सबसे बड़ा जो साइबर लॉ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके बारे में हम जानेंगे। Since the beginning of civilization, man has always been motivated by the need to make progress and better the existing technologies. जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से हर इंसान ने क्या सोचा है कि इस चीज से बहुत मोटिवेट हुआ है कि हमें प्रोग्रेस करनी है और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को बेटरमेंट करना है। दिस हैज लेड टू ट्रेमेंडस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस which has been a launching pad for further developments. इसी से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है और प्रोग्रेस हुआ है, जिससे बहुत सारे जो एक लॉन्चिंग पैड बन गया आगे के डेवलपमेंट्स के लिए। Of all the significant advances made by mankind from the beginning till date, probably the most important of them is the development of internet. जितने भी significant important advance हुए हैं mankind में स्टार्टिंग से लेके उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट का डेवलपमेंट। However, the rapid evolution of internet has also raised numerous legal issues and questions. हालांकि जैसे जैसे इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ है बहुत सारे लीगल इश्यूज भी बढ़े हैं और क्वेश्चंस भी बढ़े हैं। As the scenario continues to be still not clear, countries throughout the world are resorting to different approaches towards controlling, regulating and facilitating the electronic communication and commerce. हालांकि रैपिड एवोल्यूशन हुआ है इंटरनेट का, जिससे लीगल इश्यूज भी हुए, क्वेश्चंस भी राइज हुए। ये सिनेरियो कंटिन्यू होने कर रहा है पर क्लियर में, पर जो कंट्रीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अलग अलग तरीके आजमाने हैं कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को और कॉमर्स को। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड इट्स फर्स्ट साइबर लॉ, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, which provides the legal infrastructure for e-commerce in India. जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसने पहला साइबर लॉ पास किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से हम कहते हैं IT एक्ट 2000, जो एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स के लिए इंडिया में। The said act has received the assent of the President of India and has become the law of land in India. ये एक्ट एक इंडिया का लॉ बन चुका है। At this juncture, it is relevant for us to understand what the IT Act 2000 offers and its various perspectives. इस पोजीशन पे जहाँ पर अभी हम इसमें हमें रेलेवेंट है यहाँ पर कि ये जानना कि क्या IT Act 2000 ऑफर करता है और क्या उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। The objective of the Information Technology Act as defined herein as well. इस IT Act 2000 का ऑब्जेक्टिव ये है to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication. कि हमें लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना है ट्रांजैक्शंस के लिए जो कैरी आउट की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिल, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के काम आता है गवर्नमेंट एजेंसीज से, और फर्दर अमेंड करने के लिए काम आता है इंडियन पीनल कोड को। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो था 1872 में, जो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है 1891 में, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 में, और उन मैटर्स के लिए कनेक्टेड है एक इंसिडेंटल देयर टू। टुवर्ड्स द एंड द सेड एक्ट thereafter stipulates numerous provisions. The said act aims to provide for the legal framework so that legal sanctity is accorded to all electronic records and other activities carried out by electronic means. The said act further states that users, unless otherwise agreed, and acceptance of contract may be expressed by electronic means of communication. ये एक्ट ये भी कहता है आगे कि जब तक कोई अग्रीमेंट नहीं मिल गया है तो जो एक एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्रेस किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, एंड द सेम शैल बी हैव, और उसी की लीगल वैलिडिटी भी
होगी और एनफोर्सेबिलिटी भी होगी। द सेड एक्ट रिपोर्ट्स टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक इंटरकोर्स इन ट्रेड एंड कॉमर्स। यही एक्ट फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरकोर्स को ट्रेड में और कॉमर्स में, एलिमिनेट करता है बैरियर्स को और ऑब्स्टिकल्स को जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वे में आते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू राइटिंग एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स। और ये रिजल्ट करता है उन अनसर्टेनिटीज से जो रिलेट करती है राइटिंग को और सिग्नेचर रिक्वायरमेंट को इंटरनेट पे। द एक्ट ऑल्सो एम्स टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द लीगल एंड बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये एक्ट इस चीज पे अपना एम करता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रमोट करते हैं या डेवलप करते हैं लीगल और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसकी जरूरत होती है इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। चैप्टर 2 ऑफ द सेड एक्ट स्पेसिफिकली स्टिपुलेट्स दैट एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय एफिक्सिंग द स्टेट डिजिटल सिग्नेचर। ये एक्ट स्पेसिफिकली स्टिपुलेट करता है कि कोई सब्सक्राइबर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है अपने डिजिटल सिग्नेचर से। It further states that any person by the use of public key of subscriber, ये आगे बताता है कि कोई भी पब्लिक की पर इंसान जो पब्लिक की यूज करता है सब्सक्राइबर के लिए वो वेरीफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। चैप्टर 3 इस एक्ट का डिटेल्स बताता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में और प्रोवाइड करता है इंटर रिलेशन amongst others दूसरे के बीच में, that where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in a typewritten or printed form। ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर में या तो वो राइटिंग में होनी चाहिए या टाइपराइटर होनी चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में। देन notwithstanding anything contained in such law shall be deemed to have been satisfied if such information matter is rendered or made available in electronic form and accessible so as to be used for a subsequent reference। The said chapter also details about the legal recognition of digital signature। ये ही चैप्टर आपको बताता है डिटेल्स डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। Various provisions further elaborate on the use of electronic records and digital signature in government agencies। ये ही प्रोविजंस है जो यूज किए जाएंगे इलैबोरेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में और डिजिटल सिग्नेचर में गवर्नमेंट एजेंसीज में। द एक्ट फर्दर टॉक्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द इलेक्ट्रॉनिक गजेट। ये एक्ट आगे बताता है रूल्स का पब्लिकेशन और रेगुलेशंस इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। चैप्टर 4 ऑफ द सेड एक्ट गिव्स अ स्कीम फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। जो इसका चैप्टर 4 है इस एक्ट का वो एक स्कीम बताता है, सर्टिफाइंग स्कीम बताता है रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की। द एक्ट ये एक्ट एडवाइसेज करता है एक कंट्रोलर को सर्टिफाई अथॉरिटीज की कि वो परफॉर्म करें फंक्शन को जिससे वो सुपरविजन एक्सरसाइज कर सकें एक्टिविटीज पे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की। एज ऑल्सो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स एंड कंडीशंस governing the certifying authorities as also specifying the various forms and content of digital signature certificate। The Act recognizes the need for recognizing foreign certifying authorities and it further details the various provisions for the issue of license to issue digital signature certificate। ये Act recognize करता है नीड को कि आप फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को recognize करो और उनकी फर्दर डिटेल्स बताओ, प्रोविजंस बताओ लाइसेंस इशू करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को। चैप्टर 7 ऑफ द एक्ट डिटेल्स अबाउट द स्कीम ऑफ थिंग्स रिलेटिंग टू डिजिटल सिग्नेचर। इसी का चैप्टर 7 इस एक्ट का डिटेल्स बताता है उन स्कीम की जो रिलेट करती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से। द ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर आर आल्सो एनश्राइन्ड द सेड इन सब्सक्राइबर की ड्यूटीज भी बिल में है। Chapter 9 of the said Act talks about penalties and adjudication for the various offences। इसी एक्ट का चैप्टर 9 जो है वो बात करता है पेनल्टीज की और ऑफेंसेस की। The penalties for damage to computer system etc. have been fixed as damages by way of compensation not exceeding ₹100 lakh to affected person। The Act talks of appointment
not be below the rank of a director to the government of India or an equivalent officer of state government as an adjudicating officer, who shall adjudicate whether any person has made a contravention of any of the provisions of the said act or rules framed thereunder. The said adjudicating officer has been given the powers of a civil code. There is a provision in chapter 10 जो एम्फासिस करता है साइबर रेगुलेशंस एप्लीकेट ट्रिब्यूनल शैल to an appellate body where appeals against the order passed by the adjudicating officer shall be referred. The said tribunal shall not be bound by the principles of the Code of Civil Procedure, but shall follow the principle of nature justice and shall have the same power as those are vested in a civil court against an order of decision of the cyber appellate tribunal, and appeal should be laid to the High Court. Chapter 11 of the said act talks about various offences, and the said offence shall be investigated only by a police officer not below the rank of a deputy subordinate of police. These offences include tampering computer source document, publishing of information which is obscene in electronic form, breach of confidentiality or privacy misrepresentation, publishing digital signature certificate, false and certificate particular, publication for fraudulent purposes. Hacking has been properly defined in section 66. Whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person destroys or deletes and alters. Thank you so much students. आज के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. So I will see you in next lecture. Thank you so much.